तो हाँ जी भैया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि नवंबर ही आपके पास। सोच समझ लीजिए अच्छे से, और आपके फ्यूचर के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, आपका फ्यूचर है, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। और मेरा मानना ये कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छा बचपना दिया है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक अच्छा बुढ़ापा मिले। ये सिंपल सी बात है। अगर आज वो आपको एक अच्छा बचपन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको एक अच्छा बुढ़ापा मिले। और वो आपको और कोई नहीं दिला सकता जिस उम्र में आप हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई आपके काम आने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, सिस्टम ये हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिए, रेगुलर बनाए रखिए, ताकि ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। ठीक, तो कई सारे टॉपिक्स हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशंस को लेके पढ़ चुके हैं यहाँ पे। और नया टॉपिक हमारी बोर्ड की प्रिपरेशंस को लेके क्या है, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो पहले समझेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता क्या है, फिर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है। बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल होना है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी भी रे ऑफ लाइट का फाइनल पाथ हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट का फाइनल पाथ हम रिवर्स कर दें, जो कि कई सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सफ़र कर चुकी हो, तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, ये आपका इंटरफेस था, दिस वाज द इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस था, ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस था, ये इंसिडेंट रे थी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। मान लो क्या करें, यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसे प्लेस कर दें। क्या है, प्लेन मिरर प्लेस कर दें परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेगी। इसी प्रिंसिपल को आज हमको समझना है और प्रूफ करना है। देखते हैं जरा। तो ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है, इफ the final path of a ray of light after it has suffered several reflection and refraction is reversed, it retraces its original path। ये क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट, अगर किसी भी रे ऑफ लाइट के फाइनल पाथ को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर लेती है या रिट्रेस कर देती। फॉर एग्जांपल, अगर देखते हैं इसको, प्रूफ को देखते हैं, तो मान लेते हैं ये कोई एक इंटरफेस है, ये आपका एक कोई रेयर मीडियम मान लेते हैं, मीडियम 1 है ये आपका डेंसर मीडियम है, इसको मीडियम 2 मान लिया जाए। ठीक, तो ऐसे हमने बना लिया है, ये इंटरफेस है, ये इसका नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अगर हम बोलें ये आपकी इंसिडेंट रे है, क्या है, ये इंसिडेंट रे है AB। ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ये क्या करेगी, ये रिफ्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट इज एंगल I। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, दैट इज एंगल R। अब हमको करना क्या है, इसके फाइनल पाथ को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के लिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देंगे, जो कि इंसिडेंट रे के क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे के इस वाली रे के, ये इंसिडेंट रे हुई ना इस प्लेन मिरर के लिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक प्लेन मिरर हमने प्लेस कर दिया ऐसे। अब इस प्लेन मिरर को प्लेस करने के बाद क्या होगा, ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जैसे ये रे इस वाले प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही थी, ये अपने पाथ को रिवर्स कर लेगी, यानी इसी पाथ पे फिर से वापस चली जाएगी। ठीक, इसी पाथ पे क्या करेगी, फिर से वापस चली जाएगी। तो इसका प्रूफ कहता क्या है और कैसे करते हैं, चलो देखते हैं जरा। क्या करें, पहले स्नेल्स लॉ लगा दो एट पॉइंट
ए बी के लिए इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। तो क्या करेंगे, फॉर द इंसिडेंस, या लिख लो फॉर द रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। अगर इस बी वाले पॉइंट की बात करें और यहां पे लॉ ऑफ स्नेल्स को फॉलो करें, स्नेल्स लॉ को अगर फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम रेशियो ले लें, साइन आई अपॉन साइन आर का अगर रेशियो ले लें तो क्या मिलेगा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये स्नेल्स लॉ है, सिंपल सी बात है। इसके बाद जरा देखो, अगर हम बात करें ये रे रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में और एक प्लेन मिरर हमने लगा दिया है और ये क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है, अपने पाथ को इसने क्या कर लिया है, रिट्रेस कर लिया है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाली रे को हम इंसिडेंट रे मान लें, इस वाली रे को CB को अगर हम इंसिडेंट रे मान लें तो उस केस में ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन अगेन देन फॉर ऐसे लिख लो, देन फॉर CB as an incident ray, अगर CB आपकी इंसिडेंट रे है क्योंकि रिवर्स कर चुकी है ना पाथ को, अपने रिट्रेस करने जा रही है, तो उस केस में CB क्या होगी, फिर से यहाँ पे इंसिडेंट होगी पॉइंट B पे। तो उस केस के लिए एंगल R जो आपका होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यानी साइन I, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस एंगल कितना है, अब R है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अब क्या हो गया, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि अब I हो चुका है। तो ये आपको देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब ये इंसिडेंट रे है, तो जिस मीडियम में आपकी इंसिडेंट रे होती है वो आपका फर्स्ट मीडियम होता है और ये वाला सेकंड मीडियम होता है जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और सेकंड मीडियम इस केस के लिए कौन सा है, ये वाला मीडियम सेकंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो जरा, इक्वेशन 1 और 2 हमारे सामने लिखी हुई हैं। अब क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ R। ये क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ R डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ I। तो इधर वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक, इधर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे। अब क्या करें, इधर बचा 1 हमारे पास, इधर बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख लेंगे, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लें तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यही हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ये हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ने हमको ये क्या बता दिया, हमको बता दिया कि अगर कोई भी एक ऐसी रे है जो आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उसके पाथ को हम रिवर्स कर दें तो उस केस के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हर केस के लिए कह सकते हो, हर केस में ये फॉलो हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम किसके बराबर होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, कई बार ये आपको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो आप अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद कहता है कि हमको एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखना है कि अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब,
तो क्या है अगला टॉपिक, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो वो रिफ्रैक्शन कैसे शो करेगी, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन हमको मिलेगी जो कभी कभी पूछी जाती है, ठीक, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, तो उस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं एक बार। तो अगर मान लो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब तो तुमने देखी होगी ना, ग्लास की एक स्लैब रेक्टेंगुलर हो जाए तो वही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इस सरफेस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, फर्स्ट सरफेस पे, ठीक, इस फर्स्ट सरफेस पे अगर हम एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, सो इट इज नॉर्मल टू द फर्स्ट सरफेस, ये आपका फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल हो गया। अब इस केस के लिए देखो जरा, बाहर जो है वो तो एयर है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, या मान लो रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर, ये डेंसर मीडियम। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई मान लेते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे ए बी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में रे जा रही है, तो ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना, क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ मिल जाएगा आपको रिफ्रैक्शन ऑन द फर्स्ट फेस। इसको नाम भी दे देते हैं, सिंपल सी बात है, ए बी दे चुके हैं तो पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू आर एस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ए बी एक इंसिडेंट रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है। अब इस सरफेस पे अगर हम क्या करें, नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ कर दें, इस सरफेस पे भी, सेकंड सरफेस के लिए भी क्या किया, नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो इस केस के लिए अब क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये वाली जो रे है, सॉरी ये नॉर्मल टू द सरफेस जो है, ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस पे है और ये सेकंड सरफेस पे, तो दोनों ही केसेस में ये नॉर्मल टू द सरफेस है, और एक ये ऐसी रे है जो दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होगा। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अगर हम क्या करें, इस रे को, इस पहली वाली रे को जो इंसिडेंट हुई थी, इसको अगर आगे बढ़ा दें इस डायरेक्शन में, ऐसे आगे बढ़ा दें, तो हमको मिलेगा क्या, कि जो आपकी इमर्जेंट रे है, क्या है, जो इमर्जेंट रे है, इस रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये ऐसे इमर्ज हुई है और ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो इनके बीच में जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी और जो इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है, इनके बीच में एक शिफ्टिंग मिलेगी आपको देखने को। क्या मिलेगी, एक शिफ्टिंग मिलेगी। इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या इसको लैटरल शिफ्ट बोल लो, ठीक। अब हमको जरा देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक, क्या हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो मिला है, उसमें दोनों में रिलेशन क्या होगा। ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, ये I1 मान लो। तो जरा फर्स्ट फेस के लिए, फॉर द फर्स्ट सरफेस ए बी जो आपकी फर्स्ट सरफेस है, सॉरी ए बी नहीं है, पी क्यू है यार, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो अगर पी क्यू आपकी फर्स्ट सरफेस है, तो इस केस के लिए आपको क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो जरा। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये ग्लास है और ये क्या है, ये एयर है। तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको। फिर क्या करें, इस वाली सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिख लेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस। किस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं एसआर पे, तो इस पे अप्लाई करो। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, आर हो गया, तो हो गया साइन आर डिवाइडेड बाई साइन I2,
इसको I1 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब कौन सा सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम अब एयर है आपका, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ग्लास है। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। सिंपल सी बात है। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो क्या मिलेगा, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R इंटू साइन R डिवाइडेड बाई साइन I2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहला वाला इक्वेशन से, मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइन R कैंसिल हो जाएंगे, यहां से मिला गया हमको, यहां से मिला साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2 इज इक्वल टू, यहां से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास को हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले टॉपिक में, है ना। तो ये दोनों देखो टर्म कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जैसे ये कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, यही मिल रहा है ना। तो यहाँ से I1 बराबर किसके मिला है, I2 के मिला है, तो जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी और जो इमर्जेंस रे की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या मिला है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, नोट कर सकते हैं, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी और इमर्जेंट रे की जो डायरेक्शन होगी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, सिंपल सी बात। अब जरा देखो यहाँ पे एक टर्म आया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी, क्या कहती है डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन कहती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और lateral shift, lateral displacement or lateral shift may be defined as the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray। तो ये क्या है, ये एक तरीके की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों रेज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दोनों रेज के बीच में दिख रहा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, और या तो सीधे फिनोमेना आपसे पूछ लिया जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को एक्सप्लेन करो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिश करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है। देखो जाहिर सी बात है, सबके पीछे, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई थोड़ा सा लालच रहता है, तो हर किसी को है, मुझे भी है, मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं करता हूँ, सबके पीछे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।